गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कोवलेंट बॉन्ड। उसमें बेसिक आइडिया कि कोवलेंट बॉन्ड होती क्या है, फिर उसमें आगे वेरिएशन प्रिंसिपल पढ़ा था और आगे जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है हमने कल स्टार्ट कर दी थी। बेसिक असम्पशंस जो है इसके कल हो गए थे। अब आज इसी थ्योरी को आगे एक्सटेंड करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से पहले एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक हमें पढ़ना है। थ्योरम्स है, एक्चुअली टॉपिक भी नहीं, दो थ्योरम्स है जिनके ऊपर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो बेस्ड है। ठीक है, जो फर्स्ट थ्योरम है यहाँ पे वो ये कहती है कि अगर आपके पास साई ए एंड साई बी दो वेव फंक्शंस है, इंडिपेंडेंट एटम है कोई भी ए, उसके लिए साई ए वेव फंक्शन, और दूसरा एटम है बी, उसके लिए जो वेव फंक्शन है वो हो गया साई बी, और इन दोनों की एनर्जी साई ए के लिए एनर्जी होगी ई ए एंड साई बी के लिए एनर्जी होगी ई बी। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि जो टोटल वेव फंक्शन होगा सिस्टम के लिए, वो टोटल वेव फंक्शन क्या होगा, इन दोनों वेव फंक्शंस का प्रोडक्ट। मीन्स साई हम ले लेते हैं टोटल वेव फंक्शन, ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेव फंक्शन, साई इज इक्वल टू साई ए इंटू साई बी। और इसकी जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, वो क्या होगी, इन दोनों की एनर्जीज का सम, ई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है कि आपके पास अगर दो वेव फंक्शंस हैं किन्हीं भी इंडिपेंडेंट एटम्स के लिए ए एंड बी, तो जब उन दोनों को कंबाइन करेंगे टोटल वेव फंक्शन जो होगा वो उन दोनों वेव फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, और टोटल जो एनर्जी होगी वो उन दोनों एनर्जीज की सम होगी। ओके, और सेकंड जो थ्योरम है वो ये कि अगर आपके पास अलग अलग बहुत सारे वेव फंक्शंस हैं, साई वन है, साई टू है, अप टू साई एन, तो जो ट्रू वेव फंक्शन होगा साई, वो क्या होगा, इनको हम सारे के सारे वेव फंक्शंस को जो है लीनियरली कंबाइन करेंगे, वो आपके पास टू वेव फंक्शन आएगा। मीन्स साई इज इक्वल टू सी वन इंटू साई वन प्लस सी टू इंटू साई टू प्लस एंड सो ऑन अप टू सी एन इंटू साई एन। सी वन सी टू सी थ्री जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सी एन, तो ये क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन की सारे के सारे वेव फंक्शन टोटल वेव फंक्शन में कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो तो हो जाएंगे सी वन सी टू, और इनका जो स्क्वायर हम लेंगे वो उसके वेट के बारे में बताएगा। जो हमने ये लिया ना सी वन सी टू, इनका जो स्क्वायर हम लेंगे, मतलब कि सी वन स्क्वायर हुआ या फिर सी टू स्क्वायर हुआ, ये मेजर करेगा हर एक वेव फंक्शन के वेट को। ओके, अब जो है स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। उससे पहले बस ये दो थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए थी। दो वेव फंक्शन है तो टोटल जो वेव फंक्शन होगा उन दोनों का प्रोडक्ट, टोटल एनर्जी होगी उन दोनों की एनर्जी का सम। और सेकंड कि अगर आपके पास सेवरल वेव फंक्शन है, साई वन साई टू अप टू साई एन, तो जो टोटल वेव फंक्शन होगा वो उनको हम लीनियरली कंबाइन कर देंगे, और उनके जो कोफिशिएंट है उन कोफिशिएंट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उससे जो है हमें उसके बारे में, वेट के बारे में पता चलेगा। ओके, अब आगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी है। सपोज करो, अब देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2 ऐसे बनेगा, दो हाइड्रोजन एटम आपस में, तो हमने सपोज कर लिया आपके पास एक एटम है HA और दूसरा एटम है HB। अब अगर इन दोनों एटम्स के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है, पहले हम बात करें वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे। अभी देखा जैसे साई इज इक्वल टू टोटल वेव फंक्शन जो होगा प्रोडक्ट होगा सेवरल डिफरेंट वेव फंक्शन का, दो है यहाँ पे, तो साई इज इक्वल टू साई ए इंटू साई बी। ठीक है, साई ए क्या है, वेव फंक्शन एच ए एटम के लिए, और साई बी क्या है, वेव फंक्शन एच बी एटम के लिए। अभी तो मैंने क्या कहा कि जब ये दोनों के दोनों एटम जो है दूर दूर है, डिस्टेंस पे है, इनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है, तो इंट्रैक्शन नहीं है तो वेव फंक्शन सिस्टम को कैसे लिखा गया, प्रोडक्ट ऑफ द दीज टू वेव फंक्शंस। अब अगर हम इन दोनों एटम्स को क्लोज लेके आए, देखो जब मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होनी है, मॉलिक्यूल तभी फॉर्म होगा ना जब एटम आपस में क्लोज डिस्टेंस पे होंगे। तो जब हम इन दोनों को क्लोज लेके आएंगे इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो इनके बीच में क्या होगी, इंट्रैक्शंस होंगी। और जो इंट्रैक्शंस होंगी, देखो इंट्रैक्शंस भी दो तरीके की होती है, या तो हो सकती है अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस हो, और सेकेंड वन रिपल्सिव भी तो हो सकती है। इंट्रैक्शन तो है दो तरह की, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस भी हो सकती हैं एंड रिपल्सिव इंट्रैक्शंस भी हो सकती है। ठीक है, और जो इंट्रैक्शन है वो कौन सी अट्रैक्टिव होगी कौन सी रिपल्सिव होगी। जैसे सपोज करो ये आपके पास एक एटम है, ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस एच ए एटम ले लो सपोज करो ये, और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस एच बी एटम हो गया ये, और इसका ये इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं कौन सी रिपल्सिव फोर्स होगी कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स होगी। देखो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होते हैं, रिपल्शन होते हैं, तो फोर्सेस क्या होंगे, रिपल्सिव फोर्सेस होंगे।
ठीक है, ये इसको इधर का ले जाएगा, ये इधर जाएगा। ऐसे ही न्यूक्लियस और न्यूक्लियस सेम वालों की जो रिपल्शन होती है ना, तो यहाँ पे भी जो फोर्स होंगे वो रिपल्सिव फोर्स होंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन से होंगे? एक के न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बीच में, ऐसे ही इसके इलेक्ट्रॉन और दूसरे के न्यूक्लियस के बीच में। तो ये जो फोर्सेस होंगे ये होंगे आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, अब आपके पास HA, इसका इलेक्ट्रॉन ये वन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसका है, सेकंड इलेक्ट्रॉन इसका है, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। साई टोटल वेव फंक्शन जो है साई इज इक्वल टू साई A, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, साई B सेकंड इलेक्ट्रॉन हो गया ये। ठीक है, अब पीछे जो है हमने इस टोटल वेव फंक्शन ये लिया था साई इज इक्वल टू साई A प्लस साई B, जब ये दोनों के दोनों डिस्टेंस पे, इसे मैं सपोज कर लेती हूँ इक्वेशन को 2। फर्स्ट इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं जो एनर्जी कैलकुलेट की थी, सेकंड इक्वेशन होगी ये वाली, और इस इक्वेशन को ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इस वेव फंक्शन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और एनर्जी और उसके बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब देखो ये आपके पास जो है ग्राफ है, इसमें टोटल आपके पास फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड प्लॉट है, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 प्लॉट्स हैं। इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे कैसे हैं। सबसे पहले देखो कि जब आपके पास क्या है, आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम है, मतलब कि जब आपस में कंबाइन में दूर दूर हैं, तो उस केस में जो एनर्जी है उसे हम 0 लेके चल रहे हैं। उसके बाद जो है जब दोनों के दोनों एटम्स अप्रोच करते हैं, क्लोज अप्रोच करते हैं, तो उस केस में क्या है, सबसे पहले कर्व 1 को देखो, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। पोटेंशियल एनर्जी हम लेके चल रहे हैं किलो जाउल मोल इनवर्स में ये एनर्जी होगी। एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, एक मिनिमम वैल्यू तक आएगी, डिक्रीज होते होते मिनिमम वैल्यू तक आएगी। ये वाली जो मिनिमम वैल्यू है ये क्या है, फॉर्मेशन की, कि यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। और ये फॉल जो हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ओके, और जो बॉन्ड एनर्जी फॉल है ये नियर अबाउट जो कितनी फॉल हो रही है एनर्जी में, ये 0 है, तो 24 किलो जाउल मोल इनवर्स इतना फॉल आता है एनर्जी में, मतलब कि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो इतनी है। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी की बात करूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए, तो वो एनर्जी है 458 किलो जाउल मोल इनवर्स। ये तो है एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी, और ये जो हमने कैलकुलेट की थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। हमारी एनर्जी कितनी आ रही है 24, एक्सपेरिमेंटली कितनी है 458। ये जो मैंने डॉटेड वाला कर्व शो करा है नीचे, ये है एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी का कर्व। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें, वैल्यू कहाँ 24 और कहाँ 458, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एग्री नहीं कर रही हमारी वैल्यू। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, ये जो वैल्यू हमारी आ रही है 24, ये वैल्यू आती है 0.90 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो कितना है एक्सपेरिमेंटली, 0.74 एंगस्ट्रॉम। मीन्स कि जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल रहे हैं और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो आपस में एग्री नहीं कर रही है। जो हम कैलकुलेटेड कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी वो है 24 किलो जाउल मोल इनवर्स, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है 0.90 एंगस्ट्रॉम। बट जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए एक्सपेरिमेंटल एनर्जी है वो है 458 किलो जाउल मोल इनवर्स ये, और इसकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो है 0.74 एंगस्ट्रॉम। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमने वेव फंक्शन लिखा ये वाला साई इज इक्वल टू साई A इलेक्ट्रॉन इसका फर्स्ट का, साई B इलेक्ट्रॉन सेकंड का, ये वेव फंक्शन क्या है, ये करेक्ट नहीं है वेव फंक्शन। यहाँ पे हम जो इंट्रैक्शंस लेके चल रहे हैं, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन, रिपल्सिव इंट्रैक्शन, कि इसमें जो है कुछ इंट्रैक्शंस और भी प्रेजेंट होगी जिनको हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेव फंक्शन को जो हमने इक्वेशन 3 में वेव फंक्शन लिखा हुआ है इसको जो है इम्प्रूव करेंगे, ताकि जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमारी एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी के साथ जो है कुछ है कंपेरेबल वैल्यू में आ जाए। अभी तो काफ़ी पुअर वैल्यू है, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही। तो अब हम क्या करेंगे, इंट्रैक्शंस जो यहाँ पे हमारी इंट्रैक्शन मिसिंग है, जो इग्नोर हो गई है, अब हम उनको कंसिडर करके चलेंगे, ताकि जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू प्लस कैलकुलेटेड वैल्यू वो आपस में जो है थोड़ा सा क्लोज मैच में आ जाए। समझ में आया यहाँ पे क्या है, एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, 2 एटम्स हैं, स्टार्टिंग में जब वो दोनों आपस में दूर दूर डिस्टेंस में प्रेजेंट है उस केस में उनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है। बट जब बॉन्ड फॉर्म होगी तो वो दोनों के दोनों क्लोज आएंगे,
क्लोज आएंगे उनके बीच में इंट्रैक्शंस होंगी, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस भी हो सकती है, रिपल्सिव इंट्रैक्शंस भी हो सकती है। फिर उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। स्टार्टिंग में जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होने का मतलब है कि आपके पास मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, जहाँ तक मिनिमम डिक्रीज होगा वहाँ पे मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, और ये जो एनर्जी होगी ये एनर्जी होगी इसकी बॉन्ड एनर्जी। लेकिन जो बॉन्ड एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रही है, तो अब हमें इसमें कुछ एक इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी। इम्प्रूवमेंट्स किस लिए, ताकि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या हो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ जो है मैच हो जाए। इम्प्रूवमेंट्स, फर्स्ट जो इम्प्रूवमेंट है बेसिकली यहाँ पे हम 3 इम्प्रूवमेंट करेंगे, उन 3 इम्प्रूवमेंट के बाद जो है एनर्जी मैच कर जाएगी। फर्स्ट जो इम्प्रूवमेंट है वो है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सबसे फर्स्ट इम्प्रूवमेंट है ये। अब देखो जो हमने इक्वेशन 3 लिखी है, अब हम इसमें ही तो इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं ना। इसमें क्या था कि हमने जो दो मॉलिक्यूल है आपस में उनको डिस्टिंग्विश करा हुआ है, ये साई ए एटम है, ये साई बी एटम, वही तो सॉरी वेव फंक्शन है ये, एच ए एटम एच बी एटम, एच ए का इलेक्ट्रॉन 1 और एच बी का इलेक्ट्रॉन 2। लेकिन आपके पास क्या है, जब भी मॉलिक्यूल की ये जो अजम्पशन है कि हमने लेबल कर दिया 1 और 2, ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज जब भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो आपस में वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हैं ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग होगी तभी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ना। और जो ओवरलैपिंग हो रही है उस टाइम पे जो है हम उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब कि दोनों एटम के पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, अभी तो हमने उनको लेबल कर दिया, ये फर्स्ट एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड एटम का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब वो ओवरलैप करेंगे उस केस में उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे। हम ये शॉर्टी से नहीं कह सकते कि ये 1 का ही इलेक्ट्रॉन है या फिर ये 2 का ही इलेक्ट्रॉन है, या फिर मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन 1 है वो बी के क्लोज में चला जाए, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जब ओवरलैपिंग हो रही है, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास हो सकता है प्रेजेंट, दोनों के ही इक्वल चांसेस हैं। तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंट स्टेट आ जाएंगे आपके पास कि एच ए एटम एच बी एटम, एक तो स्टेट होगी इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है। सेकंड स्टेट क्या भी हो सकती है, इसके पास उसका इलेक्ट्रॉन आ जाए और इसके पास 1 वाला इलेक्ट्रॉन चला जाए। इस वाली स्टेट की भी जो है इक्वली पॉसिबिलिटी है, इक्वली प्रोबेबल स्टेट है ये भी, बिकॉज एटम जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप होने में क्या है इलेक्ट्रॉन जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे। तो एक स्टेट हमारे पास ये हो गई फर्स्ट स्टेट, और सेकेंड स्टेट हो गई ये। अब जो स्टेट 1 है उसमें जो न्यूक्लियस है ए का, उसके पास इलेक्ट्रॉन है 1 और न्यूक्लियस बी का इलेक्ट्रॉन 2। सेकंड स्टेट में न्यूक्लियस ए के पास सेकंड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बी के पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब फिर से स्टेट 1 और 2 के लिए हम अलग अलग वेव फंक्शन लिखेंगे। स्टेट 1 के लिए वेव फंक्शन साई 1, साई ए 1, साई बी 2। ऐसे ही स्टेट 2 के लिए वेव फंक्शन लिखेंगे साई ए, अब इसके पास सेकंड इलेक्ट्रॉन है, साई बी इसके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो जो सिस्टम है उसको हम दो वेव फंक्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साई 1 एंड साई 2। तो ट्रू वेव फंक्शन होगा, अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, तो साई इज इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2। अभी हमने जो दो थ्योरम्स पढ़ी थी उसमें यही था ना कि जो ट्रू वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन वेव फंक्शंस का। C1 साई 1 की वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ पे, साई A1 साई B2 प्लस C2 साई A2 साई B1, ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन थी, इसको मैं सपोज कर लेती हूँ फोर्थ इक्वेशन हो गई, और ये वाली इक्वेशन हो गई मेरी फिफ्थ इक्वेशन। C1 C2 यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट्स, और ये क्या बताएंगे कंट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे। C1 बताएगा फर्स्ट वेव फंक्शन कितना कंट्रीब्यूशन है, C2 बताएगा सेकंड वेव फंक्शन का कितना कंट्रीब्यूशन है। अब देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मैं बात करूँ, दोनों के दोनों जो वेव फंक्शन है इक्वली प्रोबेबल है उस केस में, तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो भी इक्वल वेट की होगी। जैसे अभी हमने पीछे क्या बात की थी कि अगर हम इनका स्क्वायर लेते हैं, C1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 स्क्वायर, बिकॉज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल केस में दोनों एटम में सेम है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है दोनों की। तो यहाँ से अगर मैं C1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस C2 स्क्वायर है, C1 इज इक्वल टू प्लस माइनस C2। और सिंप्लिसिटी के लिए और क्या करते हैं, इसकी वैल्यू सपोज कर लो C1 इज इक्वल टू 1, अगर C1 1 है तो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1।
अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे इक्वेशन 5th में पुट कर देंगे। पहले लेके चलते हैं कि C1 इज इक्वल टू 1 एंड C2 इज इक्वल टू 1, दोनों को 1 1 लेके चले तो वेव फंक्शन जो आएगा साई इज इक्वल टू साइन A1 साइन B2 प्लस साइन A2 साइन B1, यह आ जाएगा। ऐसे ही अगले केस में C1 इज इक्वल टू 1 C2 इज इक्वल टू -1, इसमें दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, मैं इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए जस्ट लिख देती हूँ साई पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव वैल्यू है तो इसको लिख देती हूँ साइन नेगेटिव। साइन A1 साइन B2 माइनस साइन A2, क्योंकि C2 की वैल्यू -1 है, -1 पुट करोगे वहाँ पे, साइन B1। ये आपके पास दो वेव फंक्शन आ जाएंगे। 5th इक्वेशन थी, ये ले लो 6th इक्वेशन, और ये हो गई आपकी 7th इक्वेशन। समझ में आई दोनों चीज़ें कि हमने यहाँ पे दो इक्वल वेट है तो C1 को स्क्वायर को C2 स्क्वायर के इक्वल रखा, दोनों की वैल्यूज़ निकाल दी और सिंप्लिसिटी के लिए 1 1 वैल्यू लेके जो है इसको सोल्व कर दिया। अब देखो वेव फंक्शन जो आपको ये साइन पॉजिटिव मिल रहा है इसको कहेंगे सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन, और जो साइन नेगेटिव मिल रहा है इसको कहेंगे एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन। और जो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे साइन पॉजिटिव एंड साइन नेगेटिव से, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेंगे, उसको जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है कर्व 2 एंड कर्व 3 की हेल्प से। अब देखो अगर इसमें देखिए हम एनर्जी कर्व 2 की देखें, वेव फंक्शन साइन पॉजिटिव, पहली एनर्जी आई थी, इस एनर्जी में क्या और ज़्यादा डिक्रीज आ रहा है, मतलब कि लोडिंग हो रही है एनर्जी में, तो ये बॉन्डिंग जो है ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं साई पॉजिटिव की बात करूँ, बॉन्डिंग पॉसिबल है तो उसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग स्टेट। और जो बॉन्डिंग एनर्जी है इस वाले के कोरस्पॉन्ड वो एनर्जी है 303 किलोजाउल मोल इनवर्स, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी कितना है 0.80 एंगस्ट्रॉम। अभी तक हम क्या लेके चल रहे थे, सबसे फर्स्ट वैल्यू थी 24 किलोजाउल मोल इनवर्स। अब जो सेकंड कर्व प्लॉट हुआ ये इंटरेक्शन लेने के बाद वैल्यू देखो 24 से लेके 303 तक कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है वैल्यू में। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी यहाँ पे कितना था 0.90, और डिस्टेंस कितना रह गया अब 0.80। हमें जाना कहाँ तक है 7.4 तो जाना है, बट इंप्रूवमेंट हुई है ना फर्स्ट वाले में। और अगर मैं बात करूँ कर्व थर्ड की, ये किसके लिए है, साइन नेगेटिव के लिए मिल रहा है। इस केस में क्या हो रहा है आपके पास, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। हमने तो क्या पढ़ा था कि एनर्जी लोअर है तो वो बेटर अप्रोक्सीमेशन है उस केस में। तो इस केस में क्या है कि जो प्लॉट मिल रहा है आपको साइन नेगेटिव का, वो इंक्रीज इन एनर्जी शो कर रहा है कि जब दोनों के दोनों एटम अप्रोच कर रहे हैं तो एनर्जी आपके पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये बेटर अप्रोक्सीमेशन नहीं है, या फिर मैं ये कहूँगी कि इस केस में क्या है बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन है एंड इट लीड्स टू नॉन बॉन्डिंग। सिमेट्रिक कॉन्ट्रीब्यूशन लीड्स टू बॉन्डिंग, एंटी सिमेट्रिक कॉन्ट्रीब्यूशन लीड्स टू नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, और जो सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन से आपको वैल्यूज मिल रही है काफ़ी इंप्रूव वैल्यू है एज कम्पेयर टू कर्व 1। कर्व 1 एंड कर्व 2 की वैल्यूज़ में अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन से वैल्यू जो मिल रही है वो काफ़ी इंप्रूव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, समझ में आई। फर्स्ट इंप्रूवमेंट हमने करी इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज की, कि जब दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो ओवरलैप करेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्दर इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे। तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो हमने दोनों सेट ली, दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन लिखा, उससे हमें टोटल जो वेव फंक्शन मिला एक सिमेट्रिक मिल रहा है एक एंटी सिमेट्रिक मिल रहा है। सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन में काफ़ी इंप्रूव वैल्यू मिल रही है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक में एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो वो तो नॉन बॉन्डिंग स्टेट आ गई, उस केस में बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। ओके, अब मैंने कहा था टोटल हम 3 इंप्रूवमेंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इंप्रूवमेंट हमने पढ़ ली एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखते हैं सेकेंड इंप्रूवमेंट। सेकेंड जो इंप्रूवमेंट है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो हमारे पास कौन सी इक्वेशंस आ गई थी लास्ट में, 5 एंड 6। 7 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि तो नॉन बॉन्डिंग होगी। 6th इक्वेशन की मैं अगर बात करूँ, इसको ही अब हमें इंप्रूव करना है क्योंकि इससे हमारे पास वैल्यूज़ पहले से बेटर वैल्यूज़ आई हैं, तो अब हमें इसी में थोड़ी और इंप्रूवमेंट करनी था कि वैल्यूज़ और ज़्यादा बेटर हो सके। तो अगर हम इस इक्वेशन को और इम्प्रूव करें, कैसे कंसिडर करें, स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो जब दोनों के दोनों एटम्स आपस में क्लोज आ रहे हैं तो एक का एटम
दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ उनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी, शील्डिंग होगी। तो इस केस में यहाँ पे क्या है कि जो एक्चुअल में जो न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट करना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, वो एक्चुअल चार्ज ना हो के उसमें कुछ ना कुछ स्क्रीनिंग होगी, और स्क्रीनिंग के बाद हम उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो हम स्लेटर रूल की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, उसमें से जो है स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू को जो है सब्ट्रैक्ट कर दो। मीन्स अब हम जो जेड लेके चल रहे थे न्यूक्लियर चार्ज, उसकी जगह पे हम क्या लेंगे, जेड इफेक्टिव, एंड दिस इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये किस वजह से है, स्क्रीनिंग की वजह से, कि अभी तक जो है हम वो स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जो है स्क्रीनिंग को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे थे। अब अगर हम एक्चुअल में ये देखें कि जो एक्चुअल चार्ज है जो फेल्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो होता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। होगा कैसे सोल्व, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज उसमें से माइनस कर देंगे स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट को, ठीक है। तो अगर ये सेकंड वाली जो इम्प्रूवमेंट है ये हम अप्लाई करते हैं एक्चुअल के जब आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अगर हम लेके चलते हैं, तो उस केस में जो आपको बॉन्ड एनर्जी मिलती है, इट कम्स आउट टू बी 365 किलोजाउल मोल इनवर्स। और इसको हमने नेक्स्ट प्लॉट के साथ जो है शो करें। ये देखो प्लॉट नंबर 4, और ज़्यादा एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है। पहले एनर्जी थी 24 से इम्प्रूव होकर गई 303, और सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद 303 से एनर्जी में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। कितनी हो गया वो एनर्जी, 365, और ज़्यादा लोअरिंग होगी एनर्जी में। जितनी ज़्यादा लोअरिंग होगी उतना ही हम वैल्यू के जो है क्लोज जाते रहेंगे, ठीक है। अब लास्ट अप्रोक्सीमेशन टोटल 2 हम जो है यहाँ, सॉरी अप्रोक्सीमेशन इम्प्रूवमेंट, 2 इम्प्रूवमेंट हम यहाँ पे लगा चुके हैं और उससे काफ़ी वैल्यू में चेंज आया है। अब जो थर्ड एंड लास्ट इम्प्रूवमेंट है, दिस इज आयनिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है, आयनिक करेक्टर। अब देखो जो बॉन्ड एनर्जी है आपके पास 365 आ गई, लेकिन अभी भी अगर मैं उसे एक्सपेरिमेंटल से कंपेयर करूँ वो कितनी है, 458। अभी भी डिफरेंस है दोनों के बीच में। मतलब कि जो साई पॉजिटिव अभी भी आपको मिला है उसमें अभी भी जो है वो ट्रू जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं मिल रही थी। इसमें फर्स्ट इंप्रूवमेंट लगाई, थोड़ा सा वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ, फिर सेकंड हमने इंप्रूवमेंट लगाई, उससे थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। अब यहाँ पे हमने जो बात करी थी फर्स्ट इंप्रूवमेंट में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कि आपस में इलेक्ट्रॉन जो है वो जब ओवरलैप करेंगे वो एक्सचेंज हो जाएंगे, उसमें भी हमने एक रिस्ट्रिक्शन रखी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो साइमल्टेनियसली एक्सचेंज होंगे। मतलब कि अगर HA का इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो HB का इधर आएगा। यही तो मैं लेके चली हूँ ना फर्स्ट इंप्रूवमेंट में। ये इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, देखो HA के पास 1 का इलेक्ट्रॉन, HB के पास 2 का इलेक्ट्रॉन। पहले तो नॉर्मल है, अब वो क्या कह रहे हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। ये भी रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा पॉसिबल थोड़ी, ये भी तो हो सकता है एक एटम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाए और दूसरे के पास एक भी ना जाए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि ये भी तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट हो और दूसरे के पास कुछ भी ना हो। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे आयनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब कि दो आपके पास न्यूक्लियस है HA एंड HP। पहले वाले केस में क्या है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स A के पास ही है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी सेकंड इलेक्ट्रॉन भी, इसके पास कुछ भी नहीं है। ये हो सकती है पॉसिबिलिटी। और इसके लिए जो वेव फंक्शन हम लिखेंगे, अभी हम वहाँ पे लिख रहे थे पीछे psi1 psi2, इसे मैं psi3 कह देती हूँ। psi3 क्या हो जाएगा, psi1 और psi2, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास ही है। या फिर ये एज इट इज़ हो और दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए। एक्सचेंज जो होगा वो जरूरी तो नहीं है ना कि आपस में दोनों एक्सचेंज करें, ये भी तो हो सकता है कि एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे के पास कुछ भी ना हो। तो इसके लिए जो वेव फंक्शन आएगा psi4 psi-b1 psi-b2। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें क्या है फर्स्ट वाले केस में दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, इसके पास कुछ भी नहीं है मतलब नेगेटिव चार्ज, इसके पास कुछ भी नहीं मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसके पास अब कुछ भी नहीं है मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब नेगेटिव चार्ज। इसको हम बोलते हैं आयनिक स्ट्रक्चर। आयनिक स्ट्रक्चर हुआ ना ये। और इनकी जो फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, कि दोनों के दोनों एटम के बीच में जो है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है और इससे क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी में जो है इंक्रीज होगा। तो जो टोटल आयनिक कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मुझे चाहिए साई आयनिक
कैसे आएगा, दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर दूँ, sin A1 sin A2 प्लस sin B1 sin B2। ये आ गई इक्वेशन 6 7 एंड ये वाली इक्वेशन ले लो 8, आयनिक रिएक्टर आ गया। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो बॉन्ड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड हम बना रहे थे यहाँ पे, ये प्योरली कोवलेंट नहीं हो सकती, इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ परसेंटेज आपके आयनिक रिएक्टर की भी होगी। तो जो टोटल हमें वेव फंक्शन अब निकालना है वो क्या होगा, इन दोनों का ही सम होगा, मतलब कि साई इज इक्वल टू साई कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड है बट उसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक रिएक्टर भी है। ये जो लैम्डा मैंने यहाँ पे साइन लगाया है ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आयनिक वेव फंक्शन जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल वेव फंक्शन को। देखो 100% बॉन्ड कोवलेंट नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें आयनिक रिएक्टर है, लेकिन कितना है 5%, 10%, 20%, वो रिप्रेजेंट कर रहा है लैम्डा। लैम्डा बताएगा कि किस एक्सटेंट तक जो है उसमें आयनिक रिएक्टर जो है प्रेजेंट है। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू हम ऐड कर देंगे। साई कोवलेंट की वैल्यू जो भी हमने 6th इक्वेशन से निकाली थी, sin A1 sin B2 प्लस sin A2 sin B1, ये निकाली थी हमने उससे वैल्यू, प्लस लैम्डा आयनिक रिएक्टर के लिए sin A1 sin A2 प्लस sin B1 sin B2, ये हो जाएगी 7 8। इस इक्वेशन को ले लो इक्वेशन नंबर 9। ओके, अब यहाँ पे क्या है आपके पास टोटल जो है हमने तीनों के तीनों अप्रोक्सीमेशन लगा ली। इसके बाद जो आपके पास अब बोन एनर्जी की जो वैल्यू आती है इट कम्स आउट टू बी 388 किलो जूल मोल इनवर्स। अब जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की क्लोज आ गई है, वो वैल्यू कितनी है 458 और ये आ गई 388। तो इन मॉडिफिकेशंस के साथ साथ जो आपके पास बोन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो भी कितना आ रहा है 0.75 एंगस्ट्रॉम, और ये भी क्लोज है, वो वैल्यू कितनी थी 0.74 एंगस्ट्रॉम, ये थी 458। ठीक है, तो तीनों की तीनों अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद अब जो हमारी वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की जो है क्लोज आ चुकी है। अभी भी डिस्टेंस है, मतलब कि अभी भी कुछ एक ऐसी इंट्रैक्शंस हैं और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जिनको हम अभी भी यहाँ पे इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। इसके लिए अलग अलग इम्प्रूवमेंट जो है वो हो सकती हैं। इसके बाद भी एक तो इम्प्रूवमेंट्स हुई, उसके बाद जब वो वैल्यू है ये वैल्यू 458 किलो जूल मोल इनवर्स में चेंज होगी, 458 एंड 458 तब ज़्यादा क्लोज आ जाएगी। तो इसी तरीके से जो है थोड़ी और, अगर हम अभी तो हमने सिर्फ 3 इम्प्रूवमेंट्स लगाई कि अगर हम इसमें कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शन जो और भी हैं जिनको हम अभी यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर रहे, अगर उन सभी को भी हम ऑब्जर्व करें और ऐड कर लें तो ये वैल्यू जो है आगे जाके 458 किलो जूल मोल इनवर्स में जो है कन्वर्ट हो जाती है। बट आपको जो है अभी तक जो आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है उसमें टोटल 3 इम्प्रूवमेंट्स ही है, और 3 इम्प्रूवमेंट के बाद कितना एनर्जी में इंक्रीज हुआ 388 किलो जूल, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब ये जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पहले फॉर्मेशन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की और उसमें तीनों की तीनों जो है कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट है वो स्टडी कर ली। ग्राफ इसका इंपॉर्टेंट है, ये सबसे फर्स्ट ग्राफ है, फिर हमने एक अप्रोक्सीमेशन इम्प्रूवमेंट लगाई, फिर सेकंड इम्प्रूवमेंट लगाई, और ये थर्ड इम्प्रूवमेंट का 5th वाला ग्राफ है। क्लियर? अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस क्या होता है और फिर उसमें रेजोनेंस एनर्जी। अब देखो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अभी भी हमने पढ़ी, इसी ने थ्योरी ने जो है ये रेजोनेंस का कंसेप्ट भी दिया था। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, हमने जब भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस करा, मीन्स कि हम उसको जो है एक सिंगल स्ट्रक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर है। लाइक एक तो हो गया कोवलेंट स्ट्रक्चर, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, या फिर ये भी था एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन, या फिर इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन,
इसके पास पॉजिटिव चार्ज। कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने बताया कि हम जो है किसी भी मॉलिक्यूल को सिंगल स्ट्रक्चर की हेल्प से जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए जो है डिफरेंट हमारे पास जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। और जो एक्चुअल वेव फंक्शन है या फिर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ वो हमें कैसे मिलती है, इन सभी के कॉम्बिनेशन से। अभी हमने जो पीछे पढ़ा कॉम्बिनेशन लिया ना, कोवलेंट करैक्टर भी प्लस आयनिक करैक्टर भी, तब हमें जो है उसके एक्चुअली में जो वैल्यू है वो मैच कर रही है और उसमें स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल के जो है उसको हम देख सकते हैं। मीन्स इसको हम किस तरीके से कह सकते हैं कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का उसे हम एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके नेचर को, उसकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी वन ऑफ द स्ट्रक्चर। मैं सिर्फ ये लेके चलूँ ये ना लेके चलूँ तो वैल्यू मैच नहीं करती, या फिर मैं सिर्फ ये लेके चलूँ इसको ना लेके चलूँ तब भी वैल्यू मैच नहीं करती। तो आपके पास जो टोटल आएगा एक्चुअल स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगा। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन की, कि जिन दोनों का है कितना कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे यहाँ पे हमने लैम्डा लिखा था, लैम्डा के रिप्रेजेंट कर रहा था एक्सटेंट को ना, इससे कि कितना एक्सटेंट तक आयनिक करैक्टर प्रेजेंट होगा। तो जो कंट्रीब्यूशन है इन स्ट्रक्चर्स की वो डिटरमिन करेगी इसके नेचर को और इसकी स्टेबिलिटी को। ठीक है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा मॉलिक्यूल का वो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा इन सभी स्ट्रक्चर्स का, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। और इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है जैसे ये स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और इन स्ट्रक्चर्स को जो हम ड्रॉ करते हैं इनके बीच में इस तरीके से डबल हेडेड एरो, ये हो गया सिंगल हेड एरो, ये हो गया डबल हेडेड एरो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है डबल हेडेड एरो जो है ड्रॉ करने के लिए, एक्सप्लेन नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए जो है हम डबल हेडेड एरो का जो है यूज़ करते हैं। अब देखो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में रियल एग्जिस्टेंस इनकी किसी की भी नहीं होती। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो एक्चुअल में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है वो कुछ एक टाइम के लिए, मतलब कि ये कह सकते हो कि कुछ एक टाइम के लिए पर्टिकुलर वो एक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ और टाइम के लिए वो किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसकी कोई पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं जस्ट ये क्या है, कन्वीनियंट वे है कि हम पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सभी प्रॉपर्टीज़ को जो है डिटेल में स्टडी कर सकें। क्लियर, कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं इनकी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इन सबको हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम मॉलिक्यूल की जो है कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर सकें। अब अगर मैं इसी की बात करूँ मॉलिक्यूल की, एक इसका कोवलेंट स्ट्रक्चर है, दूसरा इसका आयनिक स्ट्रक्चर है। कोवलेंट स्ट्रक्चर इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कुछ प्रॉपर्टीज़ को कोवलेंट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ को आयनिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैं दोनों को ही लेके चलूँगी एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, ताकि मैं इस मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सभी प्रॉपर्टीज़ की जो है डिटेल में स्टडी कर सकूँ। ओके, या फिर इसको अब देखो मैं अब डिफाइन क्या होगी रेजोनेंस की। अभी तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया कैसे इसको समराइज कर सकते हैं कि जब हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर, व्हेन ए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी completely represented by a single structure, but its properties can be described by two or more different structures। तो जो ट्रू स्ट्रक्चर है, देन द ट्रू स्ट्रक्चर इज said to be resonance hybrid of these structure। और ये जो फिनोमिना है इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। द फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस।
क्लियर। व्हेन अ मॉलिक्यूल कांट बी कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर, कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को एक सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट ना कर सके, बट इट प्रॉपर्टीज कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय टू और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को दो या फिर दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो जो ट्रू स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन सभी स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। जैसे हमने अभी इसी की बात करी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर ये हो गया, सेकंड स्ट्रक्चर ये और थर्ड स्ट्रक्चर ये। ओके, अब देखो जैसे यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें, जब भी मैंने क्या कहा कि जो ट्रू स्ट्रक्चर होगा वो होगा रेजोनेंस हाइब्रिड, तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा बाकी सभी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से, और जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एज कम्पेयर टू मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मतलब कि जिसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी होगी, कि आपके पास मतलब कि मैं बात क्या कर रही हूँ कि एक्चुअल में जो बॉन्ड एनर्जी है मॉलिक्यूल की और उनमें से जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। या फिर इसको सेकंड फॉर्म में कैसे कह सकते हैं कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है एज कम्पेयर टू मोस्ट स्टेबल, कि इन सभी जैसे मैंने तीन बनाए, इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, स्टेबल कौन सा होगा, जिसकी लो एनर्जी होगी, तो उस एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी ये क्या होगा, क्या होगी एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड दैट ऑफ मोस्ट स्टेबल ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस और उनमें से जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका जो डिफरेंस होगा वो एनर्जी हो जाएगी आपके पास रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर। अगर मैं इसको बात करूँ इस तरीके से ड्रॉ करें अगर हम इसे, ये आपके पास एनर्जी है, जैसे ये एक होगी E1, ये E2, ये E3 और ये एक्चुअल में ग्राउंड स्टेट एनर्जी, एक्चुअल एनर्जी, तो ये जो डिफरेंस होगा इनके बीच का ये होगी इसकी रेजोनेंस एनर्जी। E1, E2, E3 क्या है, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक की एनर्जी होगी E1, एक की होगी E2, एक की होगी E3। अब इन तीनों में E3 पे जो है वो सबसे लोवेस्ट एनर्जी आ रही है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर मतलब यही हुआ जिसकी लोवेस्ट एनर्जी वो मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा, और ई नोट क्या है, ये एक्चुअल एनर्जी है मॉलिक्यूल की जो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर रहे थे ना अभी, तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी हो जाएगी E3 माइनस ई नोट, ये जो डिफरेंस होगा ये होगी इसकी रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर हुआ कि आपके पास जैसे सपोज करो तीन स्ट्रक्चर है E1, E2, E3, एक की एनर्जी E1, एक की एनर्जी E2, एक की एनर्जी E3, ये ई नोट क्या हो, इसकी एक्चुअल एनर्जी कितनी है जो हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम सपोज करें इन तीनों में से ये E3 है, E3 सबसे लोवेस्ट है ना, तो E3 माइनस ई नोट ये इसकी क्या हो जाएगी रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर। फिर आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है अब हम रूल्स पढ़ेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लिखने के लिए कि कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, और फिर जो है कुछ एक एग्जांपल्स करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें हम उनके ड्रॉ करेंगे। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।